Now we are starting today the next kingdom in this classification, kingdom fungi. किंगडम फंजाई में भी काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी सारी नई जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। पैटर्न हमारा वही रहेगा, एनसीईआरटी के भी पॉइंट पहचानने हैं और उसके आसपास की कहानी को भी हमें समझना है, पकड़ना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है। स्टोरी चलती है, खाली रट्टे से काम नहीं चलेगा। देख के बच्चे को ऐसा कई बार लगता है कि कई चीज़ें खाली रटने की आ रही हैं, नहीं, ऐसे है नहीं। बार बार रिवाइज करेंगे जब हम उसे, तो कॉन्सेप्ट भी हमें उसमें पकड़ने में आएगा। किंगडम फंजाई का डिस्कशन आया हमारे सामने, तो सबसे पहले छोटे छोटे सवाल। फंजाई का जो डिस्कशन है वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है माइकोलॉजी। माइको, MYCO, माइको वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? फंजाई के लिए। फंजाई के लिए ही माइको वर्ड का यूज होता है। और इसीलिए फंजाई की स्टडी को क्या बोल दिया? माइकोलॉजी। अब यहां पर इस माइकोलॉजी की स्टडी में क्या क्या हमारे पॉइंट आएंगे डिस्कशन में, एक एक करके उनको हम पहचानेंगे। ये सबसे पहले एक टर्म पहचानना है, यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना मतलब ट्रू फंजाई। अब ये मैं किसी चीज को ट्रू फंजाई क्यों कह रहा हूं? मतलब आप याद करेंगे कि एक टर्म लिया था पहले प्रोटिस्टा पढ़ते हुए, स्लाइम मोल्ड में फॉल्स फंजाई बोला था। वो फॉल्स फंजाई थे, मेंबर थे प्रोटिस्टा के, और फीचर दिख रहे थे कुछ कुछ उसमें फंजाई जैसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले, तो उनको बोला था हमने क्या? फॉल्स फंजाई। अब हम यहाँ एक्चुअल फंजाई किंगडम में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यूमाइकोटिना का मतलब ट्रू फंजाई का है। एनसीईआरटी क्या कहता है इनके बारे में? एनसीईआरटी ने यह वर्ड लिखा कि ये एक यूनिक किंगडम है। जैसे ही एनसीईआरटी कहता है यूनिक किंगडम है, तो तुरंत हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि ये पहचानने की कोशिश करें कि ऐसे क्या यूनिक फीचर की बात हो गई जो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया यूनिक किंगडम है। इसमें एक तो जो मुख्य मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसका डिटेल भी आगे आएगा, वो सेप्रोफिटिक है। सही चलना है, सही पहचानना है। क्या मोनेरा में मतलब बैक्टीरिया में भी कुछ सेप्रोफिटिक मेंबर थे? कौन होते हैं सेप्रोफिटिक मेंबर? जो डेड मटेरियल के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन प्राप्त करें, वही क्या कहलाते हैं? सेप्रोफिटिक है। ये मीनिंग यहां पर इसका मेंशन किया, सेप्रोफिटिक। पहले भी बताया है, फिर से मेंशन कर रहा हूं यहां पर। न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिशन प्राप्त करे वही सेप्रोफिटिक कहलाते हैं। इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक तो है नहीं, अपना भोजन तो बनाया खुद नहीं, कीमोसिंथेटिक भी नहीं है, मतलब ये ऑटोट्रोफिक नहीं है। तो एनसीईआरटी का वर्ड आ गया हेट्रोट्रोफिक। तो मैंने हेट्रोट्रोफिक पर जाने से पहले एनसीईआरटी जो कहता है कि ये यूनिक किंगडम है जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है पूरी तरीके से, और उसको एक्सप्लेन किया कि कैसा हेट्रोट्रोफिक? सेप्रोफिटिक वाला हेट्रोट्रोफिक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। क्यों? क्योंकि यूनिक तो तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना जब पूरी बात बोलूंगा, क्योंकि ऐसे तो अदरवाइज आप देखेंगे एनिमेलिया भी, जो एनिमल्स हैं, क्या वो भी हेट्रोट्रोफिक है? यस। तो फिर यूनिक वाली बात इसमें कहां हुई? लेकिन जो एनिमल्स हैं वो डिकम्पोजर्स थोड़ी हैं, वो मिट्टी में गले सड़े मटेरियल के डिकम्पोजिशन से थोड़ी न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। हम तो खाना खाते हैं, वी आर नॉट डिकम्पोजर्स, वी ईट फूड, इंजेक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, खा के उसको अंदर बचाते हैं, हम डिकम्पोजर नहीं है। तो एनसीईआरटी ने हेट्रोट्रोफिक तो लिख दिया, पर हेट्रोट्रोफिक के साथ हमें पहचानना है कैसा हेट्रोट्रोफिक है जो इसको यूनिक बता रहा है। इसमें मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन
हाँ, आपका पुराना क्वेश्चन बचेगा जो मैंने अभी रेज भी किया, क्या कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोफिटिक हो सकते हैं? यस, लेकिन बैक्टीरिया में मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था ये। क्या प्रोटिस्टा में भी सैप्रोफिटिक मिला था मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यस, स्लाइम मोल्ड का भी नाम लिया मैंने, लेकिन प्रोटिस्टा का मेन न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक नहीं था। मेजॉरिटी मेंबर्स का हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रोफिक में भी कौन सी कैटेगरी? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें है? फंजाई में। फिर उस यूनिक पॉइंट को साबित करने के लिए मैंने यहां और पॉइंट जोड़ा। सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल एक केमिकल की बनी है जिसका नाम है काइटिन। ये 3 पॉइंट इसको बाकी किंगडम से अलग करेंगे। आपको एनिमल्स में हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। आपसे कोई पूछे ऐसा किंगडम बताओ जिसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट हो, वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई ना हो, एक अन्य केमिकल की बनी हो जिसका नाम काइटिन है। इसमें मुख्य रूप से काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है। बहुत कम मेंबर आएंगे सेल्यूलोज वाले, लूंगा उसको एक्सेप्शन में आगे। अभी मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी है? काइटिन की बनी हुई है। मेजॉरिटी फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज सैप्रोट्रोफिक या सैप्रोफिटिक, एक ही मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? पक्का फंजाई की प्रॉपर्टी हुई। तो ये पॉइंट आपका एकदम सॉलिड रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर डिस्कशन में आए, और वो पॉइंट आता है हमारे डिस्कशन में स्ट्रक्चर का। नाम लेते ही तुरंत स्ट्रक्चर पहचानना है जी कि फंजाई दिखते कैसे हैं। स्लाइम मोल्ड वगैरह में भी और पीछे भी हमने यही कहा था। बेसिक आइडिया लेते ही ये पहचानना है कि ये है क्या चीज। एनसीईआरटी की लाइन ली, ये एनसीईआरटी मेंशन करता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट को छोड़कर बाकी जो अन्य फंजाई हैं वो फिलामेंटस है। बिल्कुल यही बढ़िया तरीका है इसको याद करने का। ईस्ट को छोड़कर बाकी अन्य फंजाई फिलामेंट के बने होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ईस्ट कैसा है? ईस्ट है यूनिसेल्यूलर। ये अलग से रिप्रेजेंट करके दिया है, उसी पॉइंट को डायग्राम सही समझा है यहां पर। जब एनसीईआरटी कहता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, तो दोनों कहानी बराबर में पैरेलल बनाई है, रिप्रेजेंट किए हैं, केवल थ्योरी नहीं चलाई है। ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें फिलामेंट नहीं है। बाकी फंजाई किसके बने हैं? फिलामेंट के। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्लेंडर मतलब इलोंगेटेड। एक स्लेंडर सी वाला सिलेंडर नहीं है, सी वाई सिलेंडर वाला नहीं है। स्लेंडर मतलब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। लॉन्ग इलोंगेटेड या स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये एक धागा क्या कहलाता है? हाइफा। डायग्राम ठीक से पहचानेंगे, ऐसे बहुत सारे धागों का नेटवर्क बना दिया जी। इसमें से एरो पहचानना है, एक धागा क्या कहला रहा है? हाइफा। और पूरे धागों का नेटवर्क क्या कहला रहा है? माइसीलियम। ये नेटवर्क ऑफ हाइफा। बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में इधर उधर आड़े तिरछे बुने हुए होते हैं, और उससे एक नेटवर्क बन जाता है, और वही कहलाता है माइसीलियम। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, क्योंकि बहुत जगह ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे लिखे हुए फंजाई का स्ट्रक्चर माइसीलियम, फिर कहीं पढ़ा फंजाई का स्ट्रक्चर हाइफा। तो कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, कहीं हाइफा आ गया, कहीं माइसीलियम। अंतर पहचानना है। माइसीलियम इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ हाइफा। एकदम स्पष्ट साधारण डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, यही डिस्क्रिप्शन पहचानना है। तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ? मोस्टली फिलामेंटस। किसको छोड़कर? ईस्ट को छोड़कर। वो कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। अब ये जो हाइफा है, इनके बारे में हमें और जानकारी की जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैंने यहां ये साधारण थ्रेड बना दिए, और क्या जानकारी चाहिएगी हमें इनके बारे में। हाइफा 2 प्रकार के पाए जाते हैं फंजाई के अंदर, अलग अलग फंजाई में। ऐसा नहीं कि एक ही फंजाई में दोनों मिल जाएंगे, नहीं, अलग अलग प्रकार की फंजाई में आपको 2 प्रकार के हाइफा देखने के लिए मिलेंगे। इस डायग्राम पर अगर आप ध्यान देंगे इन दोनों के कंपैरिजन पर, इस वाले हाइफा में क्रॉस वॉल पूरी बनी हुई नहीं है,
ये एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो साइटोप्लाज्म है पूरी की पूरी एक दूसरे की कनेक्टिविटी में है। इवन ये न्यूक्लियस भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एसेप्टेट। एसेप्टेट मतलब इसमें कोई सेपरेशन वॉल नहीं है। दूसरा हाइफा, थ्योरेटिकल पॉइंट बाद में लूंगा, कंपैरिजन पहले पहचानना है। दूसरा हाइफा आप देखेंगे इसमें सेल्स के बीच में कंप्लीट सेपरेशन बना हुआ है। यही कंप्लीट सेपरेशन क्या कहलाता है? सेप्टा कहलाता है। क्या लिखा जाता है? SEPTA, बोला जाता है सेप्टा। ये जो सेप्टा बने हुए हैं, ये सेप्टा बने हुए हैं, या सिंगुलर में बोले तो सेप्टम, सिंगुलर में बोले तो सेप्टम। ये जो सेप्टा बने हुए हैं ये क्रॉस वॉल्स है इनके बीच में, और ये सेल्स को अलग अलग करती है। अब आपको क्लियर दिखाई देगा, इसमें सेल में हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, जबकि ये तो पूरी ट्यूब एक मल्टी न्यूक्लियर ट्यूब बन गई। फिर अगेन एनसीईआरटी की लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमांड बना रही है, उतना नप के चल रहा है, बिल्कुल आंसर आना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मल्टीपल सेल आपस में जुड़ गए और बीच में वॉल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। और अपने प्रोटिस्टा के लेक्चर का पॉइंट याद कर लो, मल्टीपल जो यहां पर ये सेल डिवीजन है, डिवीजन से बने हैं ये, एक सेल डिवाइड हुआ और नए सेल बने और नए सेल बने और आपस में जुड़े हुए हैं। और आपस में ऐसे जुड़े हुए सेल जो डिवीजन के माध्यम से बने हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या कहलाएगी? सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक कंडीशन हमने पहले भी इसका डिस्कशन लिया है। डिवीजन होता चला जाए और वॉल ना बने और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने या मास बन जाए। स्लाइम मोड में बना था मास, प्लाज्मोडियम मास, और यहां बन रहा है थ्रेड। अब थ्रेड हो या इर्रेगुलर मास हो, क्या कहलाएगा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इस प्रकार से बना हुआ सिनोसाइटिक। इस प्रकार के जो हाइफा हैं वो लोअर फंजाई में पाई जाते हैं। ये प्रिमिटिव प्रॉपर्टी है फंजाई की। जो लोअर लेवल की फंजाई है उनमें ऐसे बिना सेप्टम वाले हाइफा पाए जाते हैं लोअर फंजाई के अंदर। सबसे कॉमन एग्जांपल फाइकोमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज एक ग्रुप है, एक क्लास है इसी के अंदर, फंजाई के अंदर, जो आगे भी डिटेल के में आएगा। फिर उसके बाद यहां पर इधर कंपैरिजन देख लो, जिनमें सेप्टम प्रेजेंट है या मल्टीपल कहें तो सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टम और सेपरेशन बिटवीन सेल्स डेवलप, बिटवीन सेल्स सेप्टा प्रेजेंट होंगे। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? हायर फंजाई की। अंतर डायग्राम से स्पष्ट दिखाई देगा। एग्जाम्पल दिया किसमें? बेसिडियोमाइसेटीज में, जो कि एक प्रकार की फंजाई है। मैंने कहा दोनों जो एग्जाम्पल है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इनका डिटेल भी आगे आएगा। अभी पहले नाम याद करने हैं। फाइकोमाइसेटीज में सिंपल टाइप वाले जो हाइफा हैं, मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट। एसेप्टेट मतलब इनमें सेप्टा नहीं है, और सेप्टेट मतलब इनमें सेप्टा प्रेजेंट है। नाम वहीं से आया, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। एसेप्टेट, सेप्टेट। एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल दिए, यही प्रोमिनेंट है, फाइकोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज। फिर उसके बाद अगला केस आ गया डिस्कशन में। सिंपल साधारण दो पॉइंट दिए हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई में? हाँ जी बिल्कुल है, पहले भी नाम लिया था, फिर से नाम ले रहा हूं क्योंकि महत्व है इस बात का। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? सेल वॉल बनी हुई है काइटिन की। पहले तो नाम याद करना है, काइटिन शब्द सही पहचाना है, चिटिन नहीं है। काइटिन अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स शुगर है काइटिन। बिल्कुल गायब नहीं होना चाहिए जरा भी इधर उधर, ये शब्द स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, लगातार पूछा जाता है। सेल वॉल धोखा देने के लिए क्या करेगा जी? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलती है आपको प्लांट किंगडम में, और अगर और बड़ा धोखा देना हो तो और भी कहानी है, ये लिखा इस नोट में। क्या फंजाई में भी कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें प्लांट की तरह सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलती हो? यस, ऊमाइसेटीज वो ग्रुप है जिसके अंदर सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल मिलती है।
तो यहां पर इसलिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को महत्व दिया है। लगातार स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन पूछा जाना हो, फंजाई में सेल वॉल है, यस, किसकी बनी हुई है, वही ऑप्शन साधारण वाले, सबसे पहले सेल्यूलोज, ताकि बच्चा धोखा खाए, क्योंकि छोटी क्लास से बच्चा यही पढ़ता हुआ आया है कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। वो प्लांट के बारे में पढ़ा, यहां आंसर बदल गया काइटिन। फिर एक धोखा तो सेल्यूलोज का नाम लिख के दिया, मैंने कहा और बड़ा धोखा देना हो, उल्टा चलना हो कि बच्चे ने याद कर लिया कि फंजाई के अंदर काइटिन, फंजाई के अंदर काइटिन, लेकिन उल्टा चल के धोखा देना हो, तो क्या फंजाई में भी कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल है प्लांट की तरह? यस, और वो ग्रुप ओमाइसीटीज। जब मैं बोलता हूं प्लांट की तरह, तो इसका मतलब मैं केवल सेल वॉल की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस करने लगा ना। सेल्यूलोज बनाने के लिए, इसके लिए फोटोसिंथेसिस नेसेसरी थोड़ा ही है, वो भी एक प्रकार के शुगर है, अपने शुगर से बना देगा वो। तो ये सेल वॉल जरूर बना रहा है सेल्यूलोज की, लेकिन ये प्लांट की तरह कोई फोटोसिंथेटिक नहीं है। गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, वही क्वेश्चन का आंसर देना है जो पूछा जा रहा है, जो समझाया जा रहा है। और ग्रुप का नाम क्या आ गया? ओमाइसीटीज। सेल्यूलोज भी वैसे अपने आप में क्या है, ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। काइटिन का स्ट्रक्चर अलग कैटेगरी का है दोनों पॉलीसेकेराइड, बट दे आर नॉट ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड के पॉलीसेकेराइड नहीं है, उसमें भी वेरिएशंस है। फिर वो और लेवल आगे हो गया, दूसरे चैप्टर्स की अगले लेवल की कहानी है, उसकी हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जितना रिक्वायरमेंट था उससे एक स्टेप, आधा स्टेप आगे जरूर निकलूंगा, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि ये काइटिन और सेल्यूलोज के बारे में बात हो रही है, ये क्या मटेरियल है, दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ गया हमारे डिस्कशन में इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंजाई का वो किस प्रकार का है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज और उसके शब्दों को पहचानना है। एनसीईआरटी लिखता है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन है, बढ़िया शब्द लेकर आता है अंग्रेजी के। कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब है जो सब जगह पाया जाए, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ये मैंने मीनिंग भी यहां लिखा है इसका, एनसीईआरटी के शब्द का मीनिंग दूंगा जहां आपको दिक्कत आ सकती है। कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। फिर कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब क्या एयर में हो सकते हैं? पक्का। कुछ स्पोर्ट्स वगैरह हो सकते हैं फंजाई के इधर उधर, पानी में पाए जा सकते हैं, बिल्कुल। सॉइल में खूब भरमार पाई जाती है फंजाई की, सबसे ज्यादा यही है। क्या एनिमल के सरफेस, बॉडी के सरफेस पर, बॉडी के अंदर, प्लांट में उसकी बॉडी के अंदर, बॉडी के सरफेस पर पाए जा सकते हैं? कहीं कोई पैरासाइट वगैरह के रूप में डिजीज कॉज करते हो? यस, एनिमल्स में, प्लांट्स में। तो दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल। आप जनरल डेली लाइफ लीजिए, बरसात के मौसम में कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि लेदर के शूज अगर कई दिन रखे रह गए तो उनमें फंगस लग जाती है। लेदर की बेल्ट टांग के छोड़ दी, 4-6 दिन उपयोग भी नहीं की, धूप भी नहीं लेगी, बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, तो उस लेदर की बेल्ट में फंगस लग गया। कोई लेदर का बैग है उसमें फंगस लग गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, मैंने कहा ना, बरसात का मौसम, अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है और अच्छा टेम्परेचर भी मिल रहा है तो उसमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये इनकी जो ग्रोथ है वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में बहुत बढ़िया होती है। अब क्या घर में रखी हुई लेदर की बेल्ट, बैग, जूतों के ऊपर हम कोई फंगस सप्लाई करने गए थे क्या? ना। इसका मतलब एयर में से ही कहीं ना कहीं से स्पोर आए थे। तो क्या इनके एयर में प्रेजेंस है? यस। इवन हम तो पानी छिड़कने थोड़ी गए उस पर, या मिट्टी थोड़ी लाकर डाल दी हमने जूतों पर और बैग पर, मिट्टी नहीं लाके डाली, एयर से ही आ गया वो। इसका मतलब एयर में भी प्रेजेंस है उसकी, स्पोर्स वगैरह इधर उधर से उड़कर आते हैं और ग्रो कर जाता है। और डेली लाइफ के एग्जांपल देखो, बाजार से फल लाए, आप लाके देख लो, केले लाके रख दो, 2 दिन 3 दिन रख दो, सफेद सफेद इधर उधर से उस पर फंगस उग जाएगी। तो इसका मतलब अगर ऑर्गेनिक मैटर डेड उसको मिल गया तो अपने आप आकर ये उगना शुरू कर देंगे। फिर एनसीईआरटी कहता है कि हम भोजन को, चाहे फल हो या पका हुआ भोजन हो, उसको पकाने के बाद या फलों को लाकर
रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ये पूछता है एनसीईआरटी। वो मैंने लिखने में यूज नहीं किया, जनरल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं कि क्यों रखते हैं। यही सब फंजाई बैक्टीरिया से बचाने के लिए चारों तरफ घूम रहे एयर में। इट मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे कम एंड ग्रो ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो हमने कहा था कि ये सैप्रोफाइट्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जहां मिल जाएगा उस पर ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब हम कहते हैं वार्म, तो यहां वार्म का मतलब कोई बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं है, एनवायरमेंट का वार्म टेम्परेचर, मतलब अराउंड 35 डिग्री 40 डिग्री उसकी बात हो रही है। वार्म का मतलब ये नहीं है कि आप उबाल दो ना, वार्म का मतलब है थोड़ा गर्म, एक्सट्रीमली हॉट की बात नहीं हो रही है। इस रेंज की बात हो रही है जब हम कहते हैं वार्म। ह्यूमिड है मतलब मॉइस्चर है। वहां एनवायरमेंट में मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन दोनों पॉइंट्स का आ गया। फिर इसके बाद आगे पॉइंट आया जो हमने बार बार बात की कि इसमें न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन इन फंजाई। अभी थोड़ा डिटेल बढ़ेगा। मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बताया था कि ये सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट पढ़ाते हुए पहले ही एनसीईआरटी का पॉइंट कहा था हेट्रोट्रोफिक है, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक। क्यों कहता हूं एक्सक्लूसिवली? दो कारणों से। एक तो एनसीईआरटी लिखता है और दूसरा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। क्या मोनेरा में कई सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक थे? यस। क्या प्रोटिस्टा में भी कुछ मेंबर फोटोसिंथेटिक थे? बिल्कुल। क्या कोई फंजाई फोटोसिंथेसिस करता है क्या? ना, कोई फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता, कीमोसिंथेसिस भी नहीं है। फंजाई आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक। आप एनिमेलिया की बात कर सकते हैं। आप याद करो पिछले केस का लेक्चर का, युगलिना विच इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल, वो फोटोसिंथेटिक है। जो एनिमल में भी कुछ फीचर्स के आधार पर रखा जाता है, लेकिन आप फंजाई में कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं बता सकते जो फोटोसिंथेसिस करता हो। इसका मतलब यह है कि फंजाई जो है ये एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक है, इनमें किसी में भी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं है। फुल्ली क्लोरोफिल एब्सेंट, एकदम किसी मेंबर में कनेक्टिंग लिंक तक में भी नहीं है। अब इसमें सबसे जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले से हमारी चर्चा चल रही है वो क्या है? सैप्रोफाइट्स है। फंजाई में सबसे जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है। जो सैप्रोफाइट्स हैं पहले मीनिंग समझाया, फिर यहां लिखा मोस्ट फंजाई टेक न्यूट्रिशन बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन प्राप्त करे, वहां से भोजन एब्जॉर्ब करे डेड ऑर्गेनिक मैटर से, वो क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट्स। ये सबसे मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। छोटे छोटे शब्द का ध्यान रखना है। अगर यहां लिखा मैंने मोस्ट फंजाई, इस शब्द का ध्यान रखना है। मतलब अगर एक आंसर देना पड़ जाए तो फिर ये तीनों में चिपकाएंगे आप। एक आंसर देना पड़ जाए तो क्या है? फंजाई, सैप्रोफाइट्स। जैसे एग्जाम्पल दिया यहां, दो मेन एग्जाम्पल, म्यूकर एंड राइजोपस इसी कैटेगरी के फंजाई हैं जो कि सैप्रोफाइट्स हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, यस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, कोई अन्य एनिमल, प्लांट, उसकी बॉडी के जिंदा ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर या उसकी अंदर ग्रो करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करें और उसको नुकसान पहुंचाएं, कोई डिजीज कॉज करें, वो क्या है? पैरासाइट्स है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग होस्ट, लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये पैरासाइट है। छोटी छोटी चीज लिखी है बिल्कुल और सिंपल शॉर्ट में। मतलब पैरासाइट को लिखने के लिए और इससे साधारण शब्द यूज नहीं हो सकते, अंतर जरूर पहचानना है। यहां डेड मटेरियल लिखा है और यहां लिविंग होस्ट लिखा है। इतने छोटे से आंसर बन जाएगा तुरंत। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त किया था, सैप्रोफाइट था,
लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया तो पैरासाइट है। कॉमन एग्जांपल्स में 2 एग्जांपल लिए, इनसे आपका आगे भी वास्ता पड़ेगा, मतलब ये छोड़ने जैसे नहीं है। जो भी एग्जांपल लिख रहा हूं वही है जिनका महत्व है आपके लिए। कोई कम महत्वपूर्ण होगा तो मैं खुद बोल दूंगा। एल्ब्यूगो एक इंपॉर्टेंट फंजाई है जो आगे तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक डिस्कस होगा। अनदर इज पक्सीनिया, प्रोनाउंस होता है क्या? पक्सीनिया, PUCCINIA। पक्सीनिया एक इंपॉर्टेंट पैरासिटिक फंगस है जो वीट में डिजीज कॉज करता है। एल्ब्यूगो एक इंपॉर्टेंट पैरासाइट है मस्टर्ड में। तो ये दोनों मैंने वो महत्वपूर्ण लिखे हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। मस्टर्ड में डिजीज करने वाला है एल्ब्यूगो, वीट में डिजीज करने वाला पैरासाइट है पक्सीनिया। फिर आएंगे इनके नाम, अभी तो केवल पैरासाइट आ रहा है। अभी मैंने लिखने में मस्टर्ड और वीट यूज नहीं किया है, ऐसा नहीं समझना है कि मैंने उसको लिखा नहीं है, आएगा आगे। अभी तो केवल उसका नाम लिया है। फिर उसके बाद एक और स्पेशल कैटेगरी आपको दिखेगी यहाँ, वो है सिम्बायोटिक की। फिर शब्द एक्सप्लेन करता हूं, सिम्बायोटिक क्या है। सिम्बायोटिक शब्द का अर्थ है 2 अलग अलग स्पीशीज के मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं एक ऐसे संबंध में जिसमें दोनों स्पीशीज का फायदा हो, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कैसे लिखा है? फंजाई का संदर्भ लेते हुए, एसोसिएट विद अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये फंजाई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट करती है फॉर अ प्लस प्लस रिलेशन। जैसे ही मैं बोलता हूं प्लस प्लस रिलेशन, ये सिंपल तरीका होता है लिखने का। प्लस प्लस मतलब जो दोनों स्पीशीज जुड़ी दोनों का फायदा है, प्लस मतलब बेनिफिट है यहाँ पर। तो फंजाई का भी फायदा है और जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये फंजाई एसोसिएट हुई उसका भी फायदा है। तुरंत अंतर पहचानना है। पैरासाइट वाले मामले में दूसरे ऑर्गेनिज्म का होस्ट का कोई फायदा नहीं था, वहां तो मुसीबत हो रही थी। लेकिन ये वाली फंजाई मुसीबत क्रिएट नहीं कर रही दूसरे के लिए, खुद न्यूट्रिशन तो ले रही है लेकिन दूसरे को मुसीबत क्रिएट करने के बजाय उसकी भी कुछ हेल्प की है, और यही रिलेशन क्या कहलाता है उसके लिए? सिम्बायोटिक। 2 एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिए हैं, दोनों ही मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक कहता है एनसीईआरटी माइकोराइजल फंजाई, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये माइकोराइजल फंजाई किसके साथ जुड़ती हैं? ट्रीज के साथ। ट्रीज की जो जड़ें नीचे मिट्टी में होती हैं, ये माइकोराइजल फंजाई उन ट्रीज की जड़ों के साथ जुड़कर सॉइल में फैल जाती हैं और ये रूट हेयर की तरह काम करती हैं और मिट्टी में से पानी और मिनरल्स लाकर प्लांट को देती हैं। तो प्लांट को सपोर्ट किया इन्होंने, प्लांट के लिए, ट्री के लिए प्लस हो गया। क्या मिल गया? मेन पॉइंट, पानी उतना बड़ा इशू भी नहीं है, वहां पर प्लांट खुद ही काफी कर लेता है। मेन है मिनरल्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दिए ट्री को। एरो का डायरेक्शन पहचानना है, जी बहुत इंपॉर्टेंट इशू, एरो का डायरेक्शन। ये देखना एरो का डायरेक्शन, फंजाई ने क्या लाकर ट्री को दिया? ट्री की तरफ एरो जा रहा है, मिनरल्स। ट्री ने बदले में फंजाई को क्या दिया? फूड। क्योंकि फंजाई के पास तो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं है और ये वाला फंजाई तो अंदर मिट्टी में ग्रो कर रहा है। तो दोनों को क्या फायदा हो गया? यस, प्लांट को मिल गए मिनरल्स और फंजाई को मिल गया फूड। एरो का डायरेक्शन देखना, फिर ट्री से फंजाई की ओर एरो आ रहा है फूड का, और फंजाई से ट्री की ओर एरो जा रहा है मिनरल्स का। तो क्या दोनों ने एक दूसरे की कुछ सहायता की है? यस। इसी प्रकार का एसोसिएशन क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। दूसरा नाम जो यहां पर लिया एनसीईआरटी ने वो था लाइकेंस का। ऊपर लिखा एग्जाम्पल लाइकेंस। अगेन लाइकेंस आपके सिलेबस में है, ज्यादा डिटेल तो आगे आएगा, पर क्योंकि यहां एनसीईआरटी ने नाम लिया है तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है और बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया है। लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। फिर एरो पे ध्यान देना है, क्या फंजाई से एल्गी की ओर जाता हुआ ऊपर ये एरो दिख रहा है? फंजाई से एल्गी की ओर एरो। फंजाई ने सॉइल में से अब्सॉर्ब करके एल्गी को क्या दिया? वाटर एंड मिनरल्स। बदले में एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, उन्होंने फंजाई को क्या दिया? फूड। क्योंकि फंजाई की खुद फूड की एबिलिटी नहीं है। तो आप दोनों जगह देख लो, चाहे ये वाले फंजाई हो या ये वाले फंजाई, मिनरल्स के बदले ट्री से भोजन लेना, मिनरल वाटर के बदले एल्गी से भोजन लेना, इस प्रकार के जो एसोसिएशन है फंजाई के, ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ।
तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान से देख लो। मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, म्यूकर, राइजोपस। क्या कुछ पैरासाइट प्रेजेंट हो सकते हैं? यस। दो मेन एग्जांपल, एल्ब्यूगो एंड पक्सिनिया। क्या कोई और भी न्यूट्रिशन का मोड है? यस, एनसीईआरटी देता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो सकता है जो पैरासाइट से अलग है, इसलिए नाम आना जरूरी है। पैरासाइट में दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, सिम्बायोटिक में दूसरे से भोजन जरूर लिया है पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ उसको भी फायदा दिया है बदले में, और इसलिए उसका नाम अलग है, सिम्बायोटिक। प्लस प्लस इंटरेक्शन बोला है, दोनों केस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है किस प्रकार से वो सिम्बायोटिक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ गया यहां डिस्कशन में। ये पॉइंट टेक्निकली इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एनसीईआरटी डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं करता है पर रिप्रोडक्शन समझने में इसका बड़ा महत्व आएगा, हेट्रोथैलिक एंड होमोथैलिक का। जो हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक है, इसका अर्थ क्या है? फंजाई की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा, गैमेट तभी फ्यूज कर पाएंगे जब वो गैमेट ऐसे दो हाइफा से बनकर आए हो जो हाइफा जेनेटिकली अलग अलग हो। हम उनको जब साइन देते हैं तो कैसे लिखते हैं? किसी को लिख दिया हमने, एक हाइफा को लिख दिया उसके जीनोटाइप के आधार पर प्लस, और दूसरा जो उससे डिफरेंट जीनोटाइप का है उसको लिख दिया माइनस। अब इधर हम मेल फीमेल तो लिख नहीं सकते हैं डायरेक्ट हाइफा में, क्योंकि हाइफा देखने में मेल फीमेल नहीं पता चलते हैं। हाइफा तो सिंपली ग्रो कर रहे हैं, बाद में सेक्स ऑर्गन हो सकता है डेवलप हो जाए, बट हाइफा के लिए जो हम टर्म लिखेंगे वो प्लस माइनस ही लिखा जाएगा। तो अगर एक हाइफा जेनेटिकली प्लस टाइप का है, दूसरा हाइफा जेनेटिकली माइनस टाइप का है, तभी गैमेट फ्यूज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये हेट्रोथैलिक है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, थैलिक मतलब थैलस स्ट्रक्चर। जो माइसीलियम है सिंपल फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, वही थैलस भी कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप के माइसीलियम या हाइफा से बने हुए गैमेट आपस में फ्यूज करें तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो कहलाएंगे हेट्रोथैलिक। म्यूकर, राइजोपस इसी कैटेगरी में आते हैं। होमोथैलिक आपको वास्ता कम पड़ेगा, पर हेट्रो का क्वेश्चन तो तभी कर पाओगे जब होमोथैलिक पहचानोगे। होमोथैलिक में जो फ्यूजन होता है वो ऐसे गैमेट्स के बीच में होता है जो सिमिलर सोर्स से आते हैं। मतलब अगर एक गैमेट माइनस वाले हाइफा से आया है तो जो दूसरा उसके साथ फ्यूज कर रहा है वो भी माइनस टाइप वाले से ही आया है। माइनस फ्यूजेस विद माइनस एंड प्लस फ्यूजेस विद प्लस। सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखा मैंने और थ्योरी भी लिखी है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली सिमिलर सोर्स गैमेट्स। सिमिलर सोर्स हो जिसके जीनोटाइप की हाइफा की उससे बने हुए गैमेट फ्यूज करेंगे तो वो होमोथैलिक कहलाएगा। जैसे चेटोमियम के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। चेटोमियम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंगस नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि होमोथैलिक का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, पर म्यूकर राइजोपस हेट्रोथैलिक है। इसके लिए आपको ये जानना जरूर पड़ेगा कि हेट्रोथैलिक क्या होता है और ये होमोथैलिक से कैसे अलग है। प्लस फ्यूजेस विद प्लस और माइनस टाइप ऑफ गैमेट्स fuse with minus type of gametes, this is called homothallism. Plus type of gametes fuse with minus type of gametes, it is called heterothallism. हाँ, आप वापस क्वेश्चन कर सकते हैं ये प्लस माइनस क्या हुआ जी? जब आंखों से देखकर बड़े एनिमल्स प्लांट्स की तरह ये बताना संभव ना हो, देखते ही हाइफा को कि ये मेल फीमेल कौन है, तो फिर हम उसको अपनी पहचान के लिए खाली साइन बना देते हैं, उनको अलग अलग पहचानने के लिए। उसमें कोई हमको ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की बात नहीं कर रहे कि एक प्लस एक माइनस है। वी जस्ट गिव देम सिंबल टू अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। वो आपस में डिफरेंट टाइप के हैं, ये पहचान बनाने के लिए उनको सिंबल दे दिए। तो सिमिलर टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन हो होमोथैलिक,
डिफरेंट टाइप की सोर्स प्लस माइनस वाले गैमेट्स का फ्यूजन हो, हेटेरोथैलिक। ये केस आ गया हमारे डिस्कशन में यहां पर इसका। फिर उसके बाद यहां पर ये जो पॉइंट हमारे डिस्कशन में आता है, ये हमने पूरा का पूरा पॉइंट यहां पर तैयारी कर दी। पूरे स्ट्रक्चर को समझकर हमने इसकी सारी कहानी को पहचान लिया है। नेक्स्ट पार्ट इन फंजाई इज द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के रिप्रोडक्शन में अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पर रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट बहुत आसान भी हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहला टाइप है फंजाई के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत ही साधारण मेथड्स हैं। कैसा मेथड? जैसे पहला मेथड लिया फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? हमने फंजाई के स्ट्रक्चर में पढ़े थे क्या? हाइफा। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो क्या कहला रहे थे? हाइफा। इन हाइफा के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। ये हाइफा है, पेरेंट हाइफा, उसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया किसी कारण से। तो इसके बाद क्या होगा? क्या ये दोनों फ्रैगमेंट जो बने हैं क्या इनकी डेथ हो जाएगी? ना, ये ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद हर एक फ्रैगमेंट नया लार्ज हाइफा बनाएगा और ऐसे ही नई ग्रोथ होते होते नया माइसीलियम फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या था माइसीलियम? हाइफा का नेटवर्क। फंजाई का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा था? माइसीलियम। बिल्कुल बहुत साधारण तरीके से समझाया है डायग्राम सहित। हाइफा में ब्रेकडाउन होने से मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन गए और जो फ्रैगमेंट्स बने वो ग्रो करके नए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नए हाइफा बना लेंगे। इनसे ये नए हाइफा का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही साधारण मेथड क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। इस प्रकार से फ्रैगमेंट्स बन के भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। जो धागे टूट गए वो भी नए मेंबर्स को बनाने की एबिलिटी रखते हैं। फिर उसके बाद अगला केस आया जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। बडिंग का। बडिंग की जो एक्टिविटी चल रही है वो चल रही है उस मेंबर के अंदर जो फिलामेंटस नहीं है। जब स्ट्रक्चर समझा रहा था तो कहा था कि ईस्ट को छोड़कर बाकी मेंबर्स फिलामेंटस हैं। तो आप देख लो फिलामेंटस वाले मेंबर्स में क्या थे? हाइफा। अब जो नॉन फिलामेंटस मेंबर है वो एक ही है और वो एक अकेला मेंबर कौन है? ईस्ट। जो ईस्ट है या सैक्रोमाइसीज है, ईस्ट में या सैक्रोमाइसीज में सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर में बडिंग हो सकती है। क्या है बडिंग की एक्टिविटी? बडिंग की एक्टिविटी में यह प्रोसेस चलेगा। जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है, इसमें निश्चित सी बात है डॉटर मेंबर को अगर डीएनए देना है तो अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। यह न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। यही इस डायग्राम के इस हिस्से में दिख रहा है। न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, दो न्यूक्लियस तैयार हुए। तो इसी समय पर बाहर सरफेस पर स्टार्ट हुआ एक छोटा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आगे डेवलप होता चला जाएगा। दो में से एक जो न्यूक्लियस है वो मूव करके जाएगा इस डेवलपिंग बर्ड के अंदर। वन ऑफ द न्यूक्लियस मूविंग इनटू, ये डायग्राम दिखा रहा है, मूविंग इनटू डेवलपिंग बर्ड। डेवलपिंग बर्ड के अंदर ये एक न्यूक्लियस मूव कर रहा है और ये आपके सामने यहाँ पर ये डेवलपिंग बर्ड दिखाई दे रही है। अब क्या एक ही बर्ड बनेगी? ना, एक बर्ड बनेगी। उसके बाद पहली बर्ड सेपरेट होने से पहले ही अगली बर्ड बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये इस अगले डायग्राम में, डायग्राम के अगले हिस्से में जो आप देख रहे हैं, ये बर्ड नंबर 1 थी। अब 1 ऊपर हो गई और नीचे नई बर्ड बननी शुरू हो गई। नंबर डाले मैंने इसलिए, ये बर्ड्स बन रही है, ये नंबर 1 बर्ड है और ये कंप्लीट हो गया इसका प्रोसेस। तो पहली बर्ड का प्रोसेस कंप्लीट होते ही क्या होगा कि ये न्यूक्लियस दोबारा से डिवाइड करेगा और इसकी एक और कॉपी तैयार हो गई। इतने ही समय में
बड तैयार होने लगी और उनमें दो में से एक न्यूक्लियस किस में चला गया, इधर नई बड में। इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। तो पुरानी बड ऊपर है और नई बड क्या है, ये नीचे प्रेजेंट है, पेरेंट सेल के साथ जुड़ी हुई है। ये बडिंग का प्रोसेस है। इसमें फिर एक अतिरिक्त क्वेश्चन बनता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। वैसे तो ईस्ट में, ईस्ट या साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसीज, ईस्ट में या सैक्रोमाइसीज में माइसीलियम नहीं है, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। लेकिन क्या इसमें बड्स के जुड़ने से, अभी इस डायग्राम में दो हैं और 3-4 जुड़ जाए, क्या इससे एक छोटे धागे जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है? यस। लेकिन क्या ये एक ट्रू हाइफा है? ना। इसलिए इस प्रकार से धागे जैसा जो स्ट्रक्चर बन गया बडिंग के समय पर, यह स्ट्रक्चर कहलाता है स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडो मतलब फॉल्स। ये एक फॉल्स माइसीलियम है जो बडिंग के टाइम पर बना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। क्या क्या क्वेश्चन तैयार हुए बडिंग में से? बडिंग के समय सरफेस पर बड का डेवलपमेंट हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करके एक कॉपी बड में चली गई। क्या बड तुरंत सेपरेट हो गया? ना। मल्टीपल बड्स आपस में जुड़े हो सकते हैं। इससे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? स्यूडोमाइसीलियम कहलाएगा। ये पूरी जानकारी आ गई साधारण प्रोसेस बडिंग की। फिर उसके बाद अगला केस आ गया किसका? फिशन का। अंतर पहचानना है, बहुत सिमिलरिटी भी दिखेगी आपको। फिशन ये भी एक प्रकार का डिवीजन है। इसमें क्या हुआ? बेसिक प्रोसेस वही। ईस्ट या सैकेरोमाइसिस में आप देख रहे हैं या डिवीजन स्टार्ट करने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस की 2 कॉपी तैयार हो गई और फिर ये सेल डिवाइड किया और 2 हिस्सों में 2 डॉटर सेल तैयार हो गए। क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर है तो डॉटर सेल्स का मतलब ही क्या है? न्यू इंडिविजुअल मेंबर्स तैयार हो गए। अब यहां पर इसका मतलब आपको पहले यह पहचानना है कि बडिंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अंतर देखो, जो बड्स बनती है ना वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। पेरेंट सेल बड़ा था और उसमें छोटी बड बन रही थी। मतलब जो नया मेंबर तैयार हो रहा है वो बराबर बराबर हिस्सों में साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं है। जबकि फिशन में आप देख रहे हैं कि ये एक सामान्य सेल डिवीजन के जैसा है, एक सामान्य माइटोटिक डिवीजन के जैसा है, जिसमें जो डॉटर सेल बने हैं वो बराबर साइज में बने हैं। तो ये अंतर है, इसीलिए प्रोसेस का नाम अलग है। दिखने में कुछ सिमिलरिटी भी लग रही है, बट बडिंग एंड फिशन आर डिफरेंट। हाँ, दोनों में एक बात सच है, चाहे बडिंग हो और चाहे फिशन हो, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं ईस्ट में, मतलब यूनिसेलुलर फंजाई में। हाइफा वाली फंजाई में ना बडिंग है और ना फिशन है। इसका मतलब बडिंग होने के लिए भी क्या प्रॉपर्टी? यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर आपको बडिंग देखने के लिए मिलेगी। और वो यूनिसेलुलर फंजाई कौन है? पहले ही मेंशन कर रखा है, वो है ईस्ट। और जो फिशन का प्रोसेस है ये भी आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? ये भी आपको यूनिसेलुलर फंजाई में ही देखने के लिए मिलेगा, दोनों ही प्रोसेस। सो budding type of reproduction and fission type of vegetative reproduction, they both occur in unicellular fungi, that is yeast or Saccharomyces। ईस्ट में या Saccharomyces में आपको इस प्रकार का डिवीजन देखने के लिए मिलेगा और ये बडिंग देखने के लिए मिलेगी। जबकि फ्रेगमेंटेशन किसमें था? फिलामेंटस वालों में, जिनमें हाइफा वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। ये कैटेगरी आ गई किसकी? वेजिटेटिव की। फिर आगे डिस्कशन आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनेंगे, लेकिन इनके बनने में जो डिवीजन यूज होगा वो माइटोसिस है। क्योंकि मियोसिस वाला जो डिवीजन यूज होता है, पहले भी कहा है मैंने ये पॉइंट, मियोसिस से अगर स्पोर बन गए तो वो सेक्सुअल स्पोर होंगे और जो आगे आपको दिखाई भी देंगे। अभी बात हो रही है एसेक्सुअल स्पोर्स की। प्रोसेस के बारे में बताया यहां पर, इट अकर्स थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। पूरा लिखा है क्लियरली, स्पोर्स तो है
लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स है। इस बात पर इतना दबाव क्यों है? क्योंकि फंजाई में दोनों कैटेगरी के स्पोर बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर भी है और सेक्सुअल स्पोर भी है। कई स्टूडेंट इनको मिक्स कर देते कि सर आपने वहां भी स्पोर बताया था, यहां भी स्पोर बताया था, अलग अलग याद करने होंगे। सेक्सुअल स्पोर्स अलग है, एसेक्सुअल स्पोर्स अलग है, नाम भी याद करने होंगे इनके। इन पर सब पर धोखा दिया जाता है जी। एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे किसके माध्यम से बनेंगे? माइटोसिस के। माइटोसिस जो डिवीजन है उसके माध्यम से एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कैसे प्रोसेस चल रहा है उसके बनने का और किस कैटेगरी के स्पोर्स हैं, ये मल्टीपल टाइप के स्पोर्ट्स है। उसमें पहला केस लिया, वो केस कहलाता है पहली कैटेगरी स्पोर्ट्स की स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स। पूरा दिखेगा आपको स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स। शब्द कैसे आया? यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है। जो आपको पहले से पता है वहां से शुरू होना है। इधर से ये हाइफा है, किसका पार्ट है? माइसीलियम का। पूरा स्ट्रक्चर क्या था? माइसीलियम। उसमें क्या फैले हुए हैं? हाइफा। अब इनमें से ही कोई हाइफा एक स्टार्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम करेगा और उसमें वर्टिकल ग्रोथ होगी और उसके ऊपर एक टिप पर राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कहलाएगा स्पोरेंजियम। जिसके अंदर स्पोर बने उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्पोरेंजियम। जिस स्टॉक पर, जिस धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर ये हेड लाइक स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाता है? स्पोरेंजियोफोर। सो स्पोरेंजियोफोर ये वर्टिकल हाइफा है। हैविंग स्पोरेंजियम। जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बने, टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन आएंगे, वही वर्टिकल हाइफा क्या कहलाएगा? स्पोरेंजियोफोर। और उसके ऊपर ये स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर बन गया। स्पोरेंजियम बियर करेगा, मतलब उसके अंदर बनेंगे बहुत सारे स्पोर्स। कैसे बने पहले ही लिखा है, माइटोसिस से। अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुए और उन पर उनकी वॉल का फॉर्मेशन हो गया और ये छोटे छोटे स्पोर्स का अंदर फॉर्मेशन हो गया। जब ये स्पोरेंजियम या टिप पर बना हुआ ये हेड या बॉल लाइक स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएगा तो इसकी वॉल रप्चर हो जाएगी और वॉल रप्चर हो जाने के बाद ये स्पोर्स रिलीज हो गए। स्पोर्स रिलीज हो गए तो ये रिलीज हो स्पोरेंजियोस्पोर है। ये मिट्टी में जर्मिनेट हो गए, फिर से जर्मिनेशन हो गया इनका और जर्मिनेशन होकर इनके क्या बना दिए इन्होंने? नए हाइफा बना दिए। उससे नया माइसीलियम तैयार हो गया। ऐसे ही चल रहा है। जो माइसीलियम पहले से था उसके कुछ हाइफा ने वर्टिकल ग्रोथ करके स्ट्रक्चर बनाए स्पोरेंजियोफोर। इन स्पोरेंजियोफोर के टिप पर क्या बना? लार्ज हेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन से क्या बने? स्पोर्स। क्या कहलाए? क्योंकि स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं तो उनको नाम क्या दे दिया? स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल स्पोर्स है। माइटोसिस से बने, मियोसिस से? माइटोसिस से। क्या रोल है इनका? रिलीज होने के बाद जर्मिनेट होकर नए हाइफा बनाएंगे और ये नए हाइफा बनाएंगे तो नए माइसीलियम तैयार हो जाएंगे। हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये तो इनकी मेन पॉइंट हो गई। थोड़ा अगर और डिटेल में बाई चांस एग्जामिनर चाहेगा तो, लेकिन वो चांस कम है, पर हम उसका भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। वो पॉइंट है कि ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एकदम डायग्राम से समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं है। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं जूस्पोर्स और दूसरे कहलाते हैं एप्लेनोस्पोर्स। क्लियर दिखाएगा डायग्राम। अगर ये फ्लैजिलेटेड है, लिखा है अगर ये फ्लैजिलेटेड है स्पोर्स तो ये कहलाते हैं जूस्पोर्स। फ्लैजिला प्रेजेंट होना मतलब उनमें खुद को अपनी इच्छा से मूव कराने की एबिलिटी है उनके अंदर, तो क्या कहलाएंगे? वो मोटाइल है, मूवमेंट की, एक्टिव मूवमेंट की एबिलिटी है। लेकिन अगर ये स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है,
तब ये क्या कहलाते हैं, एप्लेनोस्पोर। मैंने कहा डायग्राम से दिखेगा क्लियरली। इनमें क्या बनाकर दिखाए हैं, फ्लैजिला बनाकर दिखाया है, और इनमें कोई फ्लैजिला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली। तीन डायग्राम आपके सामने रखे। पुराना डायग्राम देख लो, ये तो जनरल था, यहां मैंने इनके मोटाइल वगैरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि एक ही स्पेस में सारा पॉइंट वो समझाना संभव नहीं है। पहले तो मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन ले लिया, फिर उसी को दो हिस्सों में बांट दिया। स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बने या बाहर सरफेस पर, अंदर, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। फिर यहां पर स्पोर्स दोनों डायग्राम में देख लो, कहीं बाहर बने हैं या स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं, वहां से रिलीज हुए हैं, फिर स्पोरेंजियम के अंदर। इसका मतलब इनका फॉर्मेशन स्पोरेंजियम नामक पेरेंट स्ट्रक्चर के भीतर होता है, अंदर होता है। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड दैट पेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। दैट्स व्हाई अंदर बनने के कारण देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एंडोजीनस। एंडोजीनस फॉर्मेशन कहने का मतलब स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं, ये टर्म पूछा जाएगा। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स की स्टोरी हो गई पूरी। ध्यान से देख लेंगे एक बार, तब अगले पॉइंट पर जाऊंगा कि ये दो प्रकार के, जू स्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। मोटाइल कौन, जू, नॉन मोटाइल कौन, एप्लेनो। अगला केस आ गया कोनिडिया का। कोनिडिया एक प्रकार के स्पोर्स हैं, और इनका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये डायग्राम आपको बताएगा। एक तो यहां टर्म आ गया एक्सोजीनसली। डायग्राम पे पहले पहचानेंगे, देखेंगे कि कोनिडिया कहां है। ये है कोनिडिया। क्या इनके बाहर कोई स्पोरेंजियम की कवरिंग नजर आ रही है क्या, ना, इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं है। इसका मतलब इनका जो फॉर्मेशन है वो बाहर सरफेस पर है। दे आर एक्सोजीनस, ये शब्द, इसीलिए वहां एंडोजीनस इंपॉर्टेंट था। कंपैरेटिव क्वेश्चन बनते हैं कि ये एक्सोजीनस फॉर्मेशन होगा, और इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, बेसिपिटल है। मीनिंग बताऊंगा। साइज पे ध्यान देना जरा कोनिडिया के। ये ऊपर जो आप कोनिडिया देख रहे हैं, ये साइज में बड़े हैं और उससे छोटे हैं ये नीचे। ये कोनिडिया है, यहां तक कोनिडिया है। नाम लिखे अलग अलग। जो पेरेंट हाइफा था, जिस पर ऊपर वर्टिकल स्ट्रक्चर बना, उसका नाम कोनिडियोफोर। उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना मेट्यूले, स्ट्रिगमेटा, और उसके ऊपर बने कोनिडिया। ये जो इतना हिस्सा है, ये कोनिडिया की चेन है। ये कोनिडिया है, ये चेन है, कोनिडिया की चेन है। और ये सब चेन्स है इस प्रकार की। इसमें जो कोनिडिया पहले बन गया वो लार्ज साइज का है, जो उसके बाद बना ये उससे छोटा है, जो बिल्कुल अभी बना है वो यहां पर स्ट्रिगमेटा पर जुड़ा हुआ है, खुद जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो नया कोनिडिया है वो टिप पर या बेस पर, बेस पर। नया कोनिडिया बेस की तरफ हो, उसी को बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो बेसिपिटल अरेंजमेंट का मतलब न्यू कोनिडिया टुवर्ड्स बेस। बेस कौन है, जहां से वो बन रहे, और उस बेस का नाम आप देखेंगे, टर्मिनोलॉजी तक आ जाए तो स्ट्रिगमेटा। याद करने का जो तरीका है इनका वो क्या है, मेन स्टॉक जिस पर कोनिडिया बने वो कोनिडियोफोर। टर्मिनोलॉजी पहचानो, पीछे आप देखो जरा, जिस पर स्पोरेंजिया बने थे उस स्टॉक का नाम क्या था, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम जिस पर बने वो स्पोरेंजियोफोर। कोनिडिया जिस पर बने उसका नाम कोनिडियोफोर। मतलब वो हाइफा जो स्पोरेंजिया बनाए या स्पोरेंजियम बनाए वो स्पोरेंजियोफोर, वो हाइफा जो कोनिडिया बनाए वो कोनिडियोफोर। पर अगर थोड़ा इलेबोरेट करने वाला एग्जामिनर हुआ, क्या कोनिडिया डायरेक्ट बन गए कोनिडियोफोर के ऊपर, ना, बीच में दो और स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, वो हाइफा के बने हुए पर उनके नाम है अलग, मेट्यूले एंड स्ट्रिगमेटा।
मैं इसको कहता हूं याद करने का जो तरीका है इसका, वो तरीका है आपको याद रखना है एमएससी। एमएससी कोनिडियोफोर के ऊपर कौन है? एमएससी। जैसे अपन कहते हैं ना उसमें बीएससी एमएससी, ऐसे ही आराम से याद हो जाएगा। तो कोनिडियोफोर के ऊपर पाए जाते हैं एमएससी, मतलब कोनिडियोफोर के ऊपर तुरंत आगे कौन? मेट्यूले। उसके ऊपर कौन? स्टिग्मेटा। उसके ऊपर कौन? कोनिडिया। तुरंत बन जाएगा, एकदम स्ट्रिक्टली ये याद रहेगा आपको। फिर इनमें वॉल थिक होती है, ये और पॉइंट आ गया। थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं कोनिडिया। जो कोनिडिया का फॉर्मेशन है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें देखने के लिए मिलती है कल्ट फंजाई में। जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये ऐसे इंपॉर्टेंट फंजाई है जिनके अंदर हमें कोनिडिया का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फंजाई जो कोनिडिया बनाते हैं और इस माध्यम से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद यहां पर अगला केस आ गया डिस्कशन में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में निश्चित सी बात है कि जो फ्यूजन की एक्टिविटी है वो होगी, मियोसिस का रोल आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये पहचानना है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड होता है, 3 स्पष्ट अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होता है। वही पहले मेंशन किया है, इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, मतलब जिनको स्पष्ट रूप से अलग अलग पढ़ा और देखा जा सकता है। पहले डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है और फिर उसको हम थ्योरेटिकली भी पहचानेंगे। किसी फंजाई में यहां से पहचानना है, फंजाई से गैमेट्स बने। लिखा कैसे है? गैमेट्स और सेक्स सेल्स। ऐसे लिखने का मीनिंग ये है, कुछ फंजाई में तो स्पष्ट गैमेट बनते हैं, कुछ में जो सेल फ्यूज होते हैं वो गैमेट नहीं होते। सामान्य सेल भी कई बार यहां फंजाई में फ्यूज करके गैमेट की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसलिए या तो गैमेट लिखेंगे या लिखेंगे उनको क्या? सेक्स सेल्स। ये हैप्लॉइड फंजाई से किसका फॉर्मेशन हुआ? एन। बहुत बार बता चुका हूं। अब एन वाले क्या है? हैप्लॉइड है। एन स्टेटस रखने वाले, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रखने वाले, हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखने वाले ये गैमेट या सेक्स सेल्स हैं। इनका फ्यूजन हुआ, उनमें क्या हुई? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी हुई तो इससे अगला सेल बन गया, क्या कहलाएगा? डाइकैरियोन कहलाएगा। केवल साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, इसलिए डाइकैरियोन कैसा है? 2n। हाँ, 2-3 बार समझाऊंगा, अलग से भी डायग्राम लूंगा, ध्यान से देखना है। लेकिन पहले ये डाइकैरियोन बन गया, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए, और उसके बाद आगे स्टेज आई कैरियोगेमी की। अब कैरियोगेमी के फ्यूजन के बाद 2n स्ट्रक्चर बना, यह कहलाएगा सिनकैरियोन, और इसमें मियोसिस हुआ। ये जो नंबर है इन पे जरा ध्यान देना, 3 स्टेजेस, ये नंबर डाल रहा हूं इनके। एक स्टेज प्लाज्मोगेमी, दूसरी स्टेज कैरियोगेमी, तीसरी स्टेज मियोसिस। इस डायग्राम पर वापस आऊंगा। मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर बन गए, लेकिन इसको तोड़ के अलग अलग समझाता हूं, वापस इस पर आऊंगा। ध्यान से देखना है, इनको तोड़ रहा हूं अलग अलग हिस्सों में। प्लाज्मोगेमी को क्या बताया, उसी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। प्लाज्मोगेमी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर गैमेट्स और सेक्स सेल्स फ्यूज विद ईच अदर। लेकिन इसमें केवल उनके प्रोटोप्लाज्म का, उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। फ्यूज विद ईच अदर, 2 सेक्स सेल्स फ्यूज विद ईच अदर, बट देयर न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं है, इसलिए जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा, जो सेल बनेगा, उसके अंदर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे। अब आप देखो, आपको प्लाज्मोगेमी का मीनिंग और क्लियर समझ में आएगा। ये एक गैमेट या सेक्स सेल
ये दूसरा गैमेट या सेक्स सेल, इसका जो अपना न्यूक्लियस है उसका स्टेटस कैसा है, हैप्लॉइड। दूसरे में भी कैसा है, हैप्लॉइड। इनका फ्यूजन हो गया। ऊपर थ्योरी कहती है कि फ्यूजन केवल इनकी साइटोप्लाज्म का हुआ है और न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किए हैं। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो डॉटर सेल बना, जो रिजल्टेंट सेल बना, उसमें यहां पर प्रोडक्ट के अंदर आप नोटिस करेंगे कि दो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अलग, ये न्यूक्लियस अलग। यही दो न्यूक्लियस रखने वाला सेल, टू न्यूक्लियाई रखने वाला सेल क्या कहलाता है, डाइकैरियोन कहलाता है। यही क्या कहला रहा है, डाइकैरियोन। डाई मतलब टू, कैरियो वर्ड का मीनिंग है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल बन गया जिसमें दो न्यूक्लियस हैं। इट मीन साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड, न्यूक्लियाई डिड नॉट फ्यूज। तो प्लाज्मोगेमी का रोल पहचान लो जी अच्छे से। प्लाज्मोगेमी के अंदर दो सेक्स सेल्स या गैमेट्स के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, लेकिन न्यूक्लियाई अभी फ्यूज नहीं हुए और रिजल्टेंट से एक डाइकैरियोन नाम का स्ट्रक्चर बन गया जिसका स्टेटस क्या है, एन ना 2n ना, n+n स्टेटस है। ना तो आप n कह सकते हैं उसको क्योंकि न्यूक्लियस दो है, ना 2n कह सकते हैं क्योंकि अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। आप इसको बोलेंगे क्या, n+n। अब इस n+n का क्या होगा, इसमें अगली स्टेज आएगी और वो अगली स्टेज कहलाएगी कैरियोगेमी। मैंने कहा कैरियो, KARYO, कैरियो शब्द का अर्थ ही है न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। इसका मतलब अब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब न्यूक्लियस के फ्यूजन का नंबर आ गया, इधर दिखेगा आपको, डायग्राम पहले देख लो। डाइकैरियोन अभी बनाया था हमने पिछले स्टेज में, n+n स्टेटस था, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई थे। अब ये न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, मतलब यहां जो प्रोसेस चल रहा है वो कैरियोगेमी का प्रोसेस चल रहा है। और कैरियोगेमी के रिजल्टेंट से जो प्रोडक्ट बना, जो सेल बना, उसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद ये आ गया 2n स्टेटस, डिप्लॉयड बन गया। क्या बन गया ये, डिप्लॉयड। जो इसका न्यूक्लियस है अब वो कैसा है, डिप्लॉयड है। SYN, सिन, सिन का मतलब होता है एक साथ। तो इसका मतलब दो न्यूक्लियस एक साथ जुड़ गए अब, तो इसका नाम क्या दे दिया, सिन कैरियन। या यही क्या बनाएगा, जाइगोट बन गया ये, डिप्लॉयड, फर्टिलाइजेशन हो गया एक प्रकार से कंप्लीट। इसका मतलब आप अगर अपनी बेसिक समझ लगाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा, मीनिंग ये है कि जैसे गैमेट फ्यूजन से जाइगोट बनता है, बेसिक आइडिया तो वही चल रहा है, बस अंतर ये है कि प्रोसेस दो टुकड़ों में टूट गया, एक साथ पूरा फ्यूजन नहीं हुआ। पहले प्लाज्मोगेमी और फिर उसके बाद कैरियोगेमी। इट मीन्स अगर आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देखें और किसी प्लांट एनिमल पर अप्लाई करें तो ये बात तो सच है ना कि गैमेट फ्यूज करेंगे, पर यहां क्या हुआ है कि गैमेट्स के फ्यूजन या सेक्स सेल्स के फ्यूजन में बीच में टाइम गैप इतना बड़ा है कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि पहले उसमें सेल्स की साइटोप्लाज्म जुड़ी है, बीच में कुछ समय के लिए n+n स्टेटस दिखाई देगा, उसका आपने नाम रख दिया डाइकैरियोन, और उसके बाद उसमें कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूजन होगा, डिप्लॉयड स्टेज आ जाएगी। अब इस डिप्लॉयड स्टेज में क्या होगा, मियोसिस। ये आ गया तीसरा स्टेज, मियोसिस। ये जो सिनकैरियोन या डिप्लॉयड स्टेज आ गई, इसमें क्या हो गया, मियोसिस। 2n वाले में, डिप्लॉयड स्टेज में, 2n वाली स्टेज में मियोसिस हुआ। मियोसिस आपकी सेल डिवीजन की बेसिक समझ बताएगी कि मियोसिस जो है ये एक रिडक्शन डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को आधा करता है। मैं फिर ह्यूमन का रेफरेंस लूंगा, वो समझना आपके लिए आसान है। अगर हमारी बॉडी के हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम, 46, लेकिन जब गैमेट बनते हैं, स्पर्म या एग का फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म में क्या बॉडी के 46 क्रोमोसोम सारे चले जाते हैं ना, उस 46 में से केवल 23 जाते हैं।
हैप्लॉइड सेट जाता है, आधे जाएंगे टोटल में से, उनको आधा करने का काम किस डिवीजन का है? मियोसिस का। क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या आधी करके भेजी है तो इसको आप क्या कहते हो? रिडक्शन डिवीजन। क्योंकि देखो मियोसिस अलग चैप्टर है तो मैं बीच में पूरा मियोसिस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बेसिक सॉलिड रेफरेंस दिया है कि जैसे ह्यूमन में 46 के 23 करके गैमेट में भेजे जाते हैं, इसका मतलब हाफ हो गया, तो इसलिए 2n का हाफ यहां पर कितना जाएगा? n। ये हैप्लॉइड सेल्स या n स्टेटस के सेल्स तैयार हो गए। किसने तैयार किए? मियोसिस ने। अब ये सेल्स अलग अलग प्रकार के स्पोर बनाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स, और ये स्पोर बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? सेक्सुअल स्पोर्स कहलाएंगे। इसलिए इस पर भी बहुत एम्फेसाइज किया था। क्या हमने स्पोर शब्द का पहले भी उपयोग किया था? यस, हमने स्पोर का पहले भी ये शब्द उपयोग किया था, लेकिन तब स्पोर बने थे माइटोसिस से, अब स्पोर बन रहे हैं किससे? मियोसिस से। अब यहां पर आपको पहचानना है क्या? ये जो स्पोर बनेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे और इसी के आधार पर फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। अगर मेरे आगे पढ़ाए बगैर थोड़ी सी जानकारी आपके पास हो, इन्हीं 4 प्रकार के स्पोर के आधार पर फंजाई में आप 4 डिविजन्स पढ़ते हैं। जाइगोस्पोर वाले जाइगोमाइसेटीज, oospore वाले oomaइसेटीज, एस्कोस्पोर वाले एस्कोमाइसेटीज, बैसिडियोस्पोर वाले बैसिडियोमाइसेटीज। इट मींस sexual spore formation, type of sexual spore formation is the important part of classification of fungi. फंजाई के इंटरनल क्लासिफिकेशन में इन सेक्सुअल स्पोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, आपके दिमाग में सवाल क्या आएगा कि मैं 4 नाम बता रहा हूं, इनमें अंतर क्या है? दिखेगा जब आप चारों क्लासेस को पढ़ेंगे ना, तो आपको दिखेगा अंतर भी। पहले नाम याद करने हैं, पूरा बोर्ड का पॉइंट आपके सामने है। किसमें मियोसिस होगा? डिप्लॉइड स्टेज में। कैसे सेल बने? हैप्लॉइड। वो क्या बनाएंगे? सेक्सुअल स्पोर्स। क्या सेक्सुअल स्पोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं? यस। कितने? 4। जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। इनके आधार पर आपका वास्ता पड़ेगा, इसी के आधार पर आप फंजाई का डिवीजन पढ़ेंगे। सो ये सेक्सुअल स्पोर्स है जो फंजाई के क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का जो इंटरनल क्लासिफिकेशन होगा उसके क्लासेस के रूप में, उसमें ये जो स्पोर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे। इनकी पहचान के आधार पर उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा। अब मैं उस डायग्राम पर वापस आऊंगा जो मैंने इकट्ठा बनाया था। अब आपको खुद अप्लाई करके देखना है उस डायग्राम को। स्टेजेस देख लो। गैमेट्स और सेक्स सेल्स फ्यूज, इनके फ्यूजन के प्रोसेस का नाम पूरा डिटेल दे चुका हूं। प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी से क्या बन गया? n+n। क्या कहलाएगा? डाइकैरियन। फिर दूसरी अगली स्टेज आई, क्या कहलाएगी? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, क्या बन गया? 2n। क्या कहलाएगा? सिनकैरियन। या डिटेल में लिख रहा था तो और क्या बोला था? जाइगोट बन गया। ये डिप्लॉइड स्टेज तैयार हो गई। इस डिप्लॉइड स्टेज में क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस से ये हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो गए और इन्हीं को क्या कह के समझाया अभी? सेक्सुअल स्पोर्स। हर एक सेक्सुअल स्पोर डिवाइड करते करते, सामान्य माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते करते नई फंजाई का फॉर्मेशन करेगा जो हैप्लॉइड है, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर से बन रही है। नई फंजाई का फॉर्मेशन करेगा, ये एन बन जाएगी और यही फंजाई नए गैमेट बनाएगी।
लगातार इसी प्रकार से इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती रहती है। न्यू फंजाई प्रोवाइड हैप्लॉइड गैमेट्स और सेक्स सेल्स, दे अंडरगो प्लाज्मोगेमी टू फॉर्म डाइकैरियोन, then two nuclei of dikaryon fuse to form synkaryon. Process is called karyogamy. After diploid stage formation, meiosis occurs to form sexual spores and each sexual spore forms new fungi. यही साइकिल चलती रहेगी। इसी को मैंने हिस्सों में तोड़कर यहां समझाया था। n प्लस n और n को जोड़ा, प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोन, डाइकैरियोन का कैरियोगेमी कराया, न्यूक्लियस फ्यूजन कराया, जाइगोट या सिनकैरियोन बन गया और उसमें फिर ये मियोसिस कराया और इससे सेक्सुअल स्पोर्स बन गए। और आपको समझाया अभी कि सेक्सुअल स्पोर की क्या जिम्मेदारी है, नया माइसीलियम बनाना, नए हाइफा बनाना, ग्रो करके बनाएंगे। फिर ये पॉइंट आ गया, कितने प्रकार के सेक्सुअल स्पोर, 4 प्रकार के। मैंने कहा एकदम सॉलिड रटा चाहिए मुझे इन चारों का, जाइगोस्पोर, oospore, देन एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। इन ये चूकने नहीं चाहिए बिल्कुल, इनके बिना गाड़ी चलना बंद हो जाती है फंजाई में। तो ये चारों स्पोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए, जिससे हमें ये पूरी जानकारी आ गई कि किस प्रकार से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। हमने प्लाज्मोगेमी का डिस्कशन किया, फुल डिटेल में पहचाना प्लाज्मोगेमी को कि किस प्रकार से 2 सेक्स सेल्स के अंदर उनकी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा था। अब इसमें और थोड़े से डिटेल में जाते हैं, जो नेसेसरी डिटेल है कि प्लाज्मोगेमी जो है फंजाई में वो भी अलग अलग टाइप की है। किस प्रकार की प्लाज्मोगेमी के मेथड्स हैं, ये 5 मेथड्स हैं, यहाँ पर आपको दिखेंगे। डायग्राम वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, उसी से समझ में आएगा, थ्योरी इतनी बड़ी नहीं है, डायग्राम पे ध्यान देना है। मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी में पहला केस आता है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन। ये बाद वाला शब्द आसान है, इससे बैठेगा। जो यहां पर गैमेटिक फ्यूजन टर्म लिखा हुआ है, ये आसान टर्म है, मतलब गैमेट आपस में फ्यूज कर जाए। फ्यूजन ऑफ गैमेट ही क्या कहला रहा है, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब फ्यूजन। अब ये टर्म कहां से आ गया, प्लेनोगेमेटिक। प्लेनो शब्द का जो मीनिंग है ना, प्लेनो शब्द का मीनिंग है मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवमेंट है, फ्लैजिला है, उसका मीनिंग भी लिखा है नीचे। 1 और बोथ गैमेट्स मोटाइल, मतलब कम से कम एक गैमेट तो पक्का मोटाइल है, इसीलिए कहते हैं प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। मतलब ऐसा गैमेटिक कॉपुलेशन, ऐसा गैमेटिक फ्यूजन जिसमें कम से कम एक गैमेट या कई केस में दोनों भी हो सकते हैं, वो मोटाइल हो, फ्लैजिलेटेड हो, वो कहलाता है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन। अब अपना पुराना इंफॉर्मेशन भी यूज करनी है हमें, अपनी इंफॉर्मेशन याद करो। प्रोटिस्टा पढ़ाते हुए 3 टर्म लिए थे, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। अब यहां पर एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, ऊगेमी का जो केस है, अगर गैमेट साइज में सिमिलर टाइप के हैं, उनका शेप साइज मॉर्फोलॉजिकली सेम है, तो क्या कहा था उसको, आइसोगेमी। दिखने में एक जैसे गैमेट फ्यूज करें, आइसोगेमी। गैमेट्स का साइज डिसिमिलर हो, एनाइसोगेमी। और अगर एक गैमेट बड़ा है, नॉन मोटाइल है, और दूसरा गैमेट छोटा है, मोटाइल है, तो क्या कहा था इसको, ऊगेमी। तो ये तीनों कैटेगरीज प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन के अंदर आती है। लोअर फंजाई में हमें इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय प्लाज्मोगेमी का मेथड मिलेगा, जिसमें एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है एलोमाइसिस का, जिसके अंदर हमें प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन टाइप का मेथड देखने के लिए मिलता है। इन सभी से एक ही रिजल्ट आएगा, इन सभी से रिजल्ट एक ही आएगा, और रिजल्ट होगा कि इनकी जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएंगी। हाँ, न्यूक्लियस के फ्यूजन की स्टेप अलग होगी,
पीछे समझाया अभी न्यूक्लियस के फ्यूजन की स्टेप को क्या कहा था, कैरियोगेमी। फिर उसके बाद जो अगली कैटेगरी इसके अंदर आती है डिस्कशन में वो है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब यहां पहचानना बहुत जरूरी है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहला जो बच्चे का डाउट आता है कि पहले तो आप वर्ड यूज कर रहे थे गैमिट, अब एक नया शब्द ले आए गैमिटेंजियल। तो ये गैमिटेंजियल शब्द का क्या अर्थ है, तो यहां पर सबसे पहले उसी को थ्योरेटिकली देखेंगे। कहा टू गैमिटेंजिया, दो गैमिटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो पहले मीनिंग बताया कि गैमिटेंजिया शब्द का अर्थ क्या है, दैट इज गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। जो गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो सेल या वो स्ट्रक्चर वही क्या कहलाता है, गैमिटेंजिया कहलाता है। और वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। किसके माध्यम से संपर्क में आएंगे, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से। किधर दिखेगा, बराबर डायग्राम में, डायग्राम पर जरा ध्यान देंगे। ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है हैप्लॉइड, ये ऊगोनियम कहला रहा है। ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब ये फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स सेल की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरा इधर आपको दिख रहा है एंथ्रीडियम, तो इसका मतलब ऊगोनियम एक गैमिटेंजिया है, एंथ्रीडियम अनदर गैमिटेंजिया है। तो दो गैमिटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। ये पूरे के पूरे आपस में फ्यूज हो गए क्या, ना, पूरे फ्यूज नहीं हुए। इनके बीच में बनी एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब, इसके माध्यम से, एरो पे ध्यान देना, मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम का कंटेंट किधर ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के संपर्क के माध्यम से मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम का कंटेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब ऊगोनियम में चला जाए, यही गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट का मेथड कहलाता है। ये हमें देखने के लिए मिलता है फाइथियम एंड एल्ब्यूगो जैसी जो फंजाई है उनके केस में। एग्जाम्पल हमने उतने ही लिए हैं जितने का महत्व है। जहां कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है तो कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लिए, मतलब और भी फंजाई हो सकती है, बट यहाँ पर हमने वो एग्जाम्पल प्लेस किए हैं जिनसे आपको क्वेश्चन का सामना हो सकता है। पूरे स्लाइड को ध्यान से देख लेंगे जरा, पूरी इंफॉर्मेशन को। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या गैमिटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। क्या डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, नहीं, बीच में क्या बनेगी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इसके माध्यम से मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम का कंटेंट उधर ट्रांसफर हो जाएगा, और यही क्या है, प्लाज्मोगेमी है। अब उसके बाद अगला केस गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। गैमिटेंजियल शब्द अभी भी वही रहा, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमिटेंजिया। पिछले केस में क्यों इस बात पर इतना दबाव दे रहा था मैं कि डायरेक्ट फ्यूजन नहीं होगा, ट्यूब बनेगी, ट्यूब बनेगी, इसलिए क्योंकि अगला जो केस है उसमें ट्यूब व्यूब नहीं है, उसमें दो गैमिटेंजिया सीधे तौर पर फ्यूज हो जाएंगे। फिर से एक्सप्लेन किया गैमिटेंजिया का मीनिंग। नया शब्द होगा, मुझे कमांड चाहिए आपकी उसके ऊपर। गैमिटेंजिया का मीनिंग लिखकर बताया, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और सेल। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या सेल होते हैं इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमिटेंजिया स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है या सेल है जिनके अंदर गैमिट बनते हैं। दोनों को मिलाकर बोले प्लूरल शब्द गैमिटेंजिया ये, और अगर उसका सिंगुलर देखें तो गैमिटेंजियम। ये इतने शब्द सब क्यों लिखे, क्वेश्चन में आपका वास्ता पड़ता है, कंफ्यूज होते हो। गैमिट फॉर्मिंग सेल और ऑर्गन सिंगल में गैमिटेंजियम, ऐसे एक से ज्यादा हो गैमिटेंजिया, और गैमिटेंजिया का फ्यूजन मतलब गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। मीनिंग लिखा है डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा, बीच में कोई ट्यूब नहीं बनेगी। ट्यूब के माध्यम से हुआ तो गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट अभी दिखाया था, बिना ट्यूब के डायरेक्ट जुड़ेगा तो गैमिटेंजियल कॉपुलेशन कहलाएगा। ये देखो डायग्राम से दिखेगा, एग्जांपल पर भी जाऊंगा, पहले डायग्राम पे ध्यान देना है। अब यहां आपको मेरे पुराने पॉइंट मिलेंगे लिखे हुए जो मैंने पहले समझाए थे हेट्रोथैलिक होमोथैलिक में। हेट्रोथैलिक में अलग अलग टाइप के पेरेंट के
मतलब इनका जेनेटिक कंटेंट अलग टाइप का है, ये प्लस टाइप और ये माइनस टाइप। दिखने में मेल फीमेल पता नहीं चलता है, पर फिर भी इनमें अंतर होता है, तो इसलिए इनको साइन देने पड़ते हैं, प्लस एंड माइनस। तो ये प्लस टाइप वाले गैमेटेंजिया है और ये माइनस टाइप वाले। इनमें ये मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, पर हर न्यूक्लियाई कैसा है, हैप्लॉइड है, हर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है। ये प्लस टाइप गैमेटेंजिया मल्टी न्यूक्लिएट, माइनस टाइप गैमेटेंजिया मल्टी न्यूक्लिएट। कोई ट्यूब नहीं बनी, इनमें डायरेक्ट फ्यूजन हो गया, ये डायरेक्ट फ्यूजन हो गया। और ये जो न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज करेंगे। हर एन वाला न्यूक्लियाई एन वाले से, एन वाला न्यूक्लियाई एन वाले से दूसरे एन से फ्यूज करेगा। पर एक प्लस वाले एन है, एक माइनस वाले एन, इनके फ्यूजन से क्या बनेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे। ये बन गए डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए। और ये स्ट्रक्चर कहलाता है जिसके चारों तरफ एक नई वॉल बन जाती है, जाइगोस्पोर। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, यस, रिप्रेजेंट करके बताया, मल्टी न्यूक्लिएट है। लेकिन अब ये न्यूक्लियाई कैसे हैं, 2n। पूरा स्टेप बाय स्टेप चले हैं, इतनी कमांड चाहिए। कंपैरिजन देख लो, क्या ट्यूब बनी है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं, डायरेक्टली फ्यूजन हो गया। तो गैमेटेंजियल कोपुलेशन और ट्यूब के माध्यम से हुआ था, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और शब्द पहचान लो, सबसे पहले था गैमेटिक फ्यूजन या प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। गैमेट फ्यूज हो, गैमेट फ्यूज हो तो गैमेटिक कॉपुलेशन है या प्लेनोगैमेटिक। गैमेटिक कॉपुलेशन अलग शब्द है और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन अलग शब्द है। सीधे तौर पर गैमेट फ्यूज होनी, यहां कोई गैमेट थोड़ी बनकर रिलीज हो रहा है। पहले वाले केस में आइसोगेमी एनाइसोगेमी में गैमेट बनकर रिलीज हुए थे, यहां कोई गैमेट रिलीज नहीं हो रहा है। जो सेल की जिम्मेदारी गैमेट बनाने की है उसने बाहर कुछ रिलीज नहीं किया है, सीधे सेल टू सेल फ्यूजन हुआ है। बाहर गैमेट रिलीज हो, उनका फ्यूजन हो, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। कोई गैमेट रिलीज नहीं हो, फर्टिलाइजेशन ट्यूब से फ्यूजन हो, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। कोई गैमेट रिलीज नहीं हो, कंप्लीट फ्यूजन हो बिना ट्यूब के, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये केस किस में पाया जाएगा, दो फंजाई के नाम लिखे हैं, राइजोपस एंड म्यूकर में इस प्रकार का प्रोसेस पाया जाता है प्लाज्मोगेमी में। फिर उसके बाद अगला केस आता है डिस्कशन में स्पर्मेटाइजेशन का। बढ़िया सवाल बन सकता है। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, हाइफा से जो डोनर हाइफा के रूप में काम करेगा, कुछ स्पेशल छोटे छोटे स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। दिखने में स्पोर जैसे हैं पर ये स्पोर नहीं है, दे आर गैमिट्स। इधर एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जो स्पर्मेशिया है, स्पर्मेशिया आर माइन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर एंड बिहेव एज मेल गैमिट। और ये मेल गैमिट की तरह बिहेव करते हैं, मेल गैमिट की तरह बिहेव करते हैं। तभी इस हाइफा को क्या लिखा मैंने, डोनर लिखा है। तो ये जो डोनर हाइफा है ये स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन करेगा। अपने आप को मिसगाइड नहीं करना है। दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि ये छोटे छोटे सेल टाइप है, पर ये कोई स्पोर या कोनिडिया नहीं है, ये मेल गैमिट है। और ये मेल गैमिट है, यहाँ से ट्रांसफर होंगे। इनका ट्रांसफर कैसे, जैसे एयर से, वाटर से। मतलब आप नोटिस करेंगे जैसे हायर प्लांट में कुछ पोलिनेशन टाइप होता है ना, इस प्रकार से ये डोनर हाइफा से एयर वाटर की सहायता से रिसेप्टिव हाइफा पर, मतलब जो रिसीव करेगा, जो एक्सेप्टर है, एक जो फीमेल हाइफा की तरह बिहेव कर रहा है, ये फीमेल हाइफा की तरह, एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इस पर ट्रांसफर होंगे। और यहाँ ये आ गया आपके सामने, न्यूक्लियस का ट्रांसफर होगा, प्लाज्मोगेमी हो गई। तो ये एक मेथड हो गया। ये एक काफी हार फंजाई में हमें देखने के लिए मिलता है। मेंबर का नाम उस फंजाई का पक्सिनिया। और जो आखिरी मेथड आता है यहाँ पर वो है सोमेटोगेमी। सोमेटो वर्ड यूज होता है बॉडी के लिए। सोमेटो शब्द का जो अर्थ है वो है बॉडी। सोमेटो शब्द का अर्थ है बॉडी। सोमेटोगेमी के अंदर मतलब बॉडी के जो सामान्य हाइफा है वो डायरेक्टली फ्यूज करेंगे,
कोई स्पेशल सेक्स सेल ऑर्गन वगैरह कुछ नहीं बनेगा। ये रहा डायग्राम, ये सामान्य हाइफा, ये दूसरा सामान्य हाइफा, इनके बीच में फ्यूजन हुआ, पहले ये ऐसे संपर्क में आए और फिर फ्यूजन हुआ। हाँ, क्या मिसगाइड नहीं करना, फिर समझना है। आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जरूर दिखेगा, लेकिन क्योंकि यहां पर कोई स्पेशल सेल, कोई स्पेशल ऑर्गन ही नहीं बना, तो फिर ये अलग कैटेगरी की नहीं जाएगी, ये कॉन्टैक्ट वाली कैटेगरी नहीं है। यहां पर डायरेक्ट सोमेटिक सेल से ट्रांसफर हो गया, तो उसका नाम क्या है? सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ सोमेटिक हाइफा, सोमेटिक हाइफा का डायरेक्ट फ्यूजन होता है। ये प्रॉपर्टी पाई जाती है हायर फंजाई में। सबसे जो हायर फंजाई का ग्रुप है, क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, उसका एक प्रोमिनेंट मेंबर का एग्जांपल लिखा है क्या? एगेरिकस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मेथड आपको बता दिए। सबसे पहले गैमिट फ्यूज कर जाए तो गैमेटिक फ्यूजन या गैमेटिक कॉपुलेशन, या और डिटेल में लिखे तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। फिर नंबर 2 पर आ गया क्या? गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। फिर क्या आ गया? गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, देन स्पर्मेटाइजेशन, और आखिरी क्या केस आ गया? सोमेटोगेमी का केस आ गया। सारे केसेस एग्जांपल सहित प्लाज्मोगेमी के बता दिए, जिससे हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, इससे काफी क्वेश्चंस बनेंगे, और ये फंजाई के क्लासिफिकेशन और उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।